हाय गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अमित आर्यन। तो आज हम बात करने वाले हैं एमसीयू के टॉप 10 बेस्ट विलन के बारे में। विलन हर कहानी के उतने ही हम हिस्से होते हैं जितने कि हीरोज़ होते हैं। एक हीरो की ज़िंदगी ग्रेटनेस को चेस करने वाली होती है, वहीं विलन की जर्नी पावर को चेस करने की होती है। एक सोच के साथ पैदा हुई जिद, दुनिया और पूरे यूनिवर्स में राज करने की चाहत। इनमें से कुछ तो पूरी दुनिया को तबाह करना चाहते थे, कुछ तो पूरे यूनिवर्स को आधा करना चाहते थे, और एक बंदा तो पूरे डायमेंशन की बैंड बजाना चाहता था। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अमित आर्यन और आज हम बात करने जा रहे हैं मार्वल के टॉप 10 बेस्ट विलन के बारे में, जो कि उतना ही मायने रखते हैं जितना सुपर हीरोज मायने रखते हैं। फ्रेंड्स, इस लिस्ट को मैंने अपने पर्सनल व्यू के हिसाब से बनाया है, तो हर किसी की पसंद अलग अलग हो सकती है दोस्तों। तो बिना वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, एरिक किलमॉन्गर। किलमॉन्गर का फर्स्ट अपीयरेंस 1973 में प्रकाशित मार्वल कॉमिक्स से जंगल एक्शन ब्लैक पैंथर इशू नंबर 6 में हुआ था। 2018 में आई ब्लैक पैंथर मूवी में पहली बार किलमॉन्गर को एमसीयू में इंट्रोड्यूस किया गया। किलमॉन्गर का किरदार निभाया था एक्टर माइकल बी जॉर्डन ने, जिन्होंने काफ़ी पैशनेट तरीके से अपने किरदार को निभाया। अपने पिता के मोटिव को पूरा करने के लिए किलमॉन्गर टिचाला यानी ब्लैक पैंथर को हराने के लिए वकांडा आता है। उसके पिता का मानना यह था कि दुनिया भर में अफ्रीकी लोगों के ऊपर रंग भेद के आधार पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए हमें दुनिया भर में कंट्रोल बनाना होगा। और ये बात सही भी है कि दुनिया में रंग भेद के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए था, पर इसको रोकने के लिए किलमॉन्गर का तरीका गलत था। कि टिचाला यानी ब्लैक पैंथर ने किलमॉन्गर को रोका ज़रूर, पर वो किलमॉन्गर ही था जिसने ब्लैक पैंथर को मोटिवेट किया, वो वकांडा और उसके तकनीक को बाकी सभी देशों के सामने लाए। नंबर 9, हेलमेट ज़ीमो। हेलमेट ज़ीमो का फर्स्ट अपीयरेंस 1964 एवेंजर इशू 6 की कॉमिक्स में हुआ था। यह बैरन ज़ीमो का बेटा था और यह कैप्टन अमेरिका का प्रतिद्वंदी था। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर का विलन हेलमेट ज़ीमो बिल्कुल एक आम इंसान की तरह लगता था, लेकिन वो एक सोकोवियन इंटेलिजेंस ऑफिसर था और दिमाग से बहुत तेज और शातिर था। वह इतना तेज था कि उसने सभी एवेंजर्स को आपस में लड़वा दिया, जिसका असर एमसीयू की प्रेजेंट मूवी में देखने को मिला। बाद में उसे ब्लैक पैंथर ने पकड़कर जेल में डाल दिया, लेकिन इन फ्यूचर एमसीयू की मूवी में हेलमेट ज़ीमो को देखने का चांसेस है। हेलमेट ज़ीमो का किरदार निभाया था एक्टर डेनियल ब्रूल ने। नंबर 8, काइसिलियस। काइसिलियस का फर्स्ट अपीयरेंस मार्वल कॉमिक्स में 1965 में प्रकाशित स्ट्रेंज टेल्स में इशू नंबर 130 में हुआ था। हाँ, यही है वो जो पूरे डायमेंशन समय धारा मतलब टाइमलाइन की बैंड बजाना चाहता था। काइसिलियस डार्क डायमेंशन मैजिक मैनिपुलेशन का बेताज बादशाह। सन 2016 में आई डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी का असली विलन डोरमामू नहीं बल्कि काइसिलियस था, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि काइसिलियस डार्क डायमेंशन को अर्थ से इसलिए जोड़ना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि ऐसा करने से वह अपनी मरी हुई बीवी और बच्चे से वापस मिल पाएगा। और फिर मूवी के अंत में काइसिलियस डार्क डायमेंशन का हिस्सा तो बन जाता है, पर उसके लिए उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। काइसिलियस का रोल प्ले किया था एक्टर मैड्स मिकल्सन ने। नंबर 7, रेड स्कल। मार्वल कॉमिक्स में रेड स्कल का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था कैप्टन अमेरिका इशू नंबर 1 1941 में, और उसके बाद रेड स्कल की ऑफिशियल एंट्री हुई टेल्स ऑफ सस्पेंस इशू नंबर 65, 66 और 80 में। इस कैरेक्टर को दो लोगों ने प्ले किया था, कैप्टन अमेरिका में हुजो वेबिंग ने और इन्फिनिटी वॉर एंड गेम में रोज मार्कवंड ने। सन 2011 में आई कैप्टन अमेरिका मूवी का विलन रेड स्कल यानी लाल खोपड़ी हाइड्रा का लीडर था। इंसानों में सबसे बेहतर जोहान स्मिथ ने खुद पर सुपर सीरम का प्रयोग किया और बन गया रेड स्कल। रेड स्कल जो टेसरेक्ट की मदद से दुनिया पर राज करना चाहता था। रेड स्कल के मोटिव बुरे थे। अपने इसी बुरे इरादे और बुरी प्रवृत्ति के कारण वो अर्थ से वॉर्मिर में टेलीपोर्ट हो जाता है और वॉर्मिर में वो बन जाता है इन्फिनिटी स्टोन कीपर। लेकिन वॉर्मिर से सोल स्टोन के निकलते ही इन सोर्सेस रेड स्कल आज़ाद हो गया है और शायद इन फ्यूचर एमसीयू की मूवी में दिखे। नंबर 6, लोकी।
अरे नहीं, हम खाने वाली सब्जी लोकी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस लोकी लोफिसन के बारे में बात कर रहे हैं। लोकी का फर्स्ट अपीयरेंस मार्वल कॉमिक्स में वीनस इशू 6 में 1949 में हुआ था। मार्वल कॉमिक्स में थॉर और लोकी की पहली भिड़ंत 1962 में प्रकाशित जर्नी इनटू मिस्ट्री इशू नंबर 85 में पहली बार हुई थी। शरारतों के देवता लोकी को कौन नहीं जानता। इस कैरेक्टर को MCU में प्ले करते हैं एक्टर टॉम हिडलसन। सन 2012 में आई एवेंजर्स की पहली मूवी दी एवेंजर्स में लोकी ने सारे सुपर हीरोज के नाक में दम कर दिया था। लेकिन लोकी शुरू से एक इविल आइडेंटिटी नहीं था। वह भी चाहता था कि उसे अपने भाई की तरह ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले अपने आप को साबित करने की। लेकिन जब लोकी को लगा कि वो एडॉप्टेड होने की वजह से एसगार्ड का राजा नहीं बन पाएगा, तो उसने अपना लोहा मनवाने के लिए सीधे अर्थ पर अटैक कर दिया। लेकिन बाद में वो इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के हाथों मारा गया। हालांकि एवेंजर एंड गेम में सभी एवेंजर्स के टाइम ट्रैवलिंग करने के बाद एक दूसरे टाइमलाइन का लोकी हम सबके सामने आ गया है, जो टेसरेक्ट लेके भाग गया है। नंबर 5, अल्ट्रॉन। अल्ट्रॉन का विदाउट नेम मार्वल कॉमिक्स में फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था एवेंजर इशू 54 1968 में, एंड देन आफ्टर विथ नेम अल्ट्रॉन की एंट्री हुई थी एवेंजर इशू 55 1968 में। सन 2016 में आई मूवी दी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन का विलन अल्ट्रॉन टोनी और ब्रूस का लड़का था। अल्ट्रॉन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित एक कैरेक्टर है। जब अल्ट्रॉन ने इंसानियत को धरती के लिए खतरा देखा, तो उसने पूरे दुनिया से इंसानियत को मिटाने की कसम खा ली। तो इसके लिए उसने सुकोविया को चुना। उसका इरादा था कि वह सुकोविया को आसमान में ले जाकर एक न्यूक्लियर की तरह यूज़ करे। लेकिन आखिरकार एवेंजर्स अल्ट्रॉन को रोकने में कामयाब होते हैं और दुनिया को एक बड़े खतरे से बचाते हैं। अल्ट्रॉन पूरी तरीके से CGI और VFX कैरेक्टर है। इसके वॉइस आर्टिस्ट थे जेम्स स्पेडर। नंबर 4, रोनन द एक्यूजर। रोनन का फर्स्ट अपीयरेंस मार्वल कॉमिक्स में फैंटास्टिक 4 इशू 65 में 1967 में हुआ था। सन 2014 में आई मूवी गार्जियन ऑफ गैलेक्सी में दिखने वाला विलन रोनन एक सरफिरा क्री वॉरियर था। उसके नफरत का कारण ये था कि क्री नोवा वॉर में रोनन के फादर, ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर मारे गए थे। मतलब बाप का, दादा का, परदादा का, सबका बदला लेगा मेरा भाई रोनन, जिसकी वजह से वो जेंडारियन से बेहद नफरत करता था। रोनन इतना पावरफुल था कि वो अकेले ही पावर स्टोन को बर्दाश्त कर सकता था और उसने खुद के हाथों से पावर स्टोन को अपने वेपन में भी लगाया था। और तो और सीधे सीधे उसने थैनोस को चैलेंज कर दिया था। सन 2019 में आई मूवी कैप्टन मार्वल में रोनन आखिरी बार दिखा है। रोनन का कैरेक्टर निभाने वाले अभिनेता है ली पेस। नंबर 3, हेला। हेला का मार्वल कॉमिक्स में फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था जर्नी इनटू मिस्ट्री द माइटी थॉर इशू नंबर 102 1964 में। हेला दूसरी बार दिखी द माइटी थॉर इशू नंबर 150 1968 में। हेला मौत की देवी, द गॉडेस ऑफ डेथ, द कॉन्करर। 2017 में आई मूवी थॉर रैग्नारॉक की फीमेल विलेन हेला थॉर और लोकी की बहन है। इस कैरेक्टर को प्ले किया था फीमेल एक्ट्रेस कैट ब्लैंचेट ने। हेला इतना ज़्यादा पावरफुल थी कि उसने एक ही झटके में थॉर के हथौड़े को तोड़ दिया था। हेला ने अपने पिता ओडिन के साथ यूनिवर्स में अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी थी। हेला के एसगार्ड में राज करने की प्रवृत्ति को उसके पिता ओडिन की खराब पेरेंटिंग को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। लेकिन जब ओडिन ने चारों तरफ शांति स्थापित करने का फैसला किया, तब ये बात हेला को समझ में नहीं आई और वह अपने पूरे फैमिली के अगेंस्ट हो गई। कई युगों के बाद हेला वापस आती है एसगार्ड में रूल करने और पूरे एसगार्ड में ज़बरदस्त तबाही मचाती है। नंबर 2, ईगो द लिविंग प्लैनेट। मार्वल कॉमिक्स में ईगो का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था द माइटी थॉर इशू नंबर 132 1966 में और फुल अपीयरेंस हुआ द माइटी थॉर द लिविंग प्लैनेट इशू नंबर 33 1966 में। सन 2017 में आई MCU की मूवी गार्डियन ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 2 का विलन ईगो एक कॉस्मिक मजनू था। कसम से इस बंदे ने यूनिवर्स की एक भी स्पीसीज की लड़कियों को नहीं छोड़ा। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ईगो का कैरेक्टर हमारे फिल्म के एक्टर शक्ति कपूर के कैरेक्टर से मिलता है। आओ ललिता। ईगो क्विल का पिताजी था और साथ ही साथ एक जीता जागता लिविंग प्लैनेट।
अपने इंट्रोडक्शन के साथ साथ ईगो ने बताया कि वह यूनिवर्स में करोड़ों साल रहा। उसने उसके काम करने के तरीके को समझा, जीवन को समझा और उसने खुद की एम्बॉडीमेंट बनाई। अपने सभी शक्तियों को मिलाकर एक शरीर बनाया जो उसकी पावर का बस एक अवतार होगा। ईगो यूनिवर्स में सबसे पावरफुल बीइंग में से एक सेलेस्टियल था, जिसका काम था हर दूसरे प्लैनेट में जाके सेटिंग करना, फिर टेराफॉर्मिंग की मदद से उस प्लैनेट को अपना एक्सटेंशन बना के करोड़ों जिंदगियां ख़त्म कर देना। ईगो चाहता तो अपनी इन ज़बरदस्त शक्तियों का प्रयोग अच्छे कामों के लिए करता, पर पूरे यूनिवर्स में बुरे मोटिव से राज करने की प्रवृत्ति ने उसे अपने बेटे का ही दुश्मन बना दिया। ईगो का रोल प्ले किया था एक्टर कर्ट रसल ने। नंबर 1, थैनोस। थैनोस का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था मार्वल कॉमिक्स में इशू नंबर 55 द इनविजिबल आयरन मैन 1973 में। अब इन्हें कौन नहीं जानता। सन 2018 और 19 की मूवी इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में जो धमाल इन्होंने पूरे वर्ल्ड में मचाया वो सभी को याद है। कसम से मेरे लिए MCU की ये दोनों मूवी किसी फेस्टिवल से कम नहीं थी। द मैड टाइटन थैनोस ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल जेनोसाइडर वारलॉर्ड है। उसने अपने प्लैनेट में लोगों को खोने के बाद पूरे ब्रह्मांड में संतुलन बनाने का जिम्मा उठाया, जिसके लिए उसका मानना था कि यूनिवर्स की पॉपुलेशन ही यूनिवर्स के रिसोर्सेज को ख़त्म करने की जिम्मेदार है। उसकी नीयत तो सही थी पर उसके तरीके बेहद गलत थे और जिसे पागलपन ही माना जाएगा, क्योंकि कुछ अच्छा करने के लिए दूसरों की जान लेना अच्छी बात नहीं है और ना ही ये अच्छाई है। यदि दुनिया में कुछ अच्छा करना होता है तो अपने तरफ से सेक्रीफाइस करना पड़ता है, दूसरों की तरफ से नहीं। सबसे पहले थैनोस का किरदार निभाया था डेमियन पोएटी ने सन 2012 में आई मूवी दी एवेंजर्स में, जिसमें उनका छोटा सा रोल था। फिर जोश ब्रॉलिन ने गार्डियन ऑफ गैलेक्सी 2014, दी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन 2015, इन्फिनिटी वॉर 2018, एंड गेम 2019, इन सभी मूवी में अभिनेता जोश ब्रॉलिन ने थैनोस का किरदार निभाया था। कहा जाता है कि अभिनेता सीन गन ने गार्डियन ऑफ गैलेक्सी मूवी के थैनोस के कैरेक्टर पर कुछ न कुछ काम किया है। थैनोस मोशन कैप्चर, CGI और VFX के द्वारा बनाया गया कैरेक्टर है। वीडियो के अंत में मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों इन दो बड़े विलेन के बारे में। सो फ्रेंड्स, डॉक्टर डूम लेटविरिया का सम्राट रहता है और फैंटास्टिक फोर का जानी दुश्मन। मे बी MCU वाले इसे अगले बड़े विलेन के तौर पे एवेंजर 5 में फीचर करे। वहीं दूसरी तरफ गैलेक्टस एक कॉस्मिक आइडेंटिटी है जो ग्रहों को खाता है। इन सोर्सेस और यदि फैंस की माने तो एवेंजर 5 में गैलेक्टस का दिखने का सबसे ज़्यादा चांसेस है। तो बस यारो, आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you.